आज तारीख है 4 दिसंबर 2025, 4 दिसंबर 2025। आज के अखबारों में जो सबसे ज़रूरी बातें हैं वो सब लेकर आए हैं हम आपके अपने चैनल सुन लो यूपीएससी पर। अब चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या सरकारी वेबसाइट, हमने सब छान मारा है और लाए हैं सिर्फ वो बातें जो यूपीएससी एग्जाम के लिए वाकई काम आने वाली हैं। सो सिट बैक, रिलैक्स और सुनो वो एनालिसिस जो तुम्हारे मेंस और प्रीलिम्स दोनों में फर्क डाल देगा। ये है तुम्हारा डेली लर्निंग डोज, आसान जुबान में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। आज की ज्यादातर बड़ी खबरें ना एक ही सवाल के इर्द गिर्द घूम रही हैं। सरकार की ताकत, देश का हित और नागरिकों के अधिकार। इन तीनों के बीच का जो संतुलन है वो कैसे बनता है और कैसे बिगड़ता है। तो आज की चर्चा इसी थीम पर आगे बढ़ेगी। बिल्कुल। और शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की सबसे बड़ी खबर से। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिन के दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। ये 23rd भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन है। जी। कहने को तो ये एक सालाना मुलाकात है, पर इस बार माहौल बहुत अलग है। ये इतना खास क्यों है? माहौल बिल्कुल अलग है। देखिए, इसकी अहमियत को समझने के लिए हमें इसे 3-4 लेयर्स में देखना होगा। अच्छा। पहली और सबसे सीधी बात तो ये है कि फरवरी 2022 मतलब फरवरी 2022 में जब से रूस यूक्रेन संघर्ष शुरू हुआ है, उसके बाद राष्ट्रपति पुतिन की ये पहली भारत यात्रा है। पहली यात्रा? हाँ, तो पूरी दुनिया और खासकर पश्चिमी देश माइक्रोस्कोप लगाकर देख रहे हैं कि इस मुलाकात में क्या होता है, कौन क्या कहता है। सबकी नजरें हम पर हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात, ये भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्ता की जो विदेश नीति है, उसका एक लिटमस टेस्ट है। लिटमस टेस्ट, सही कहा। हम कहते हैं कि हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे, अपने फैसले खुद लेंगे। तो ये मुलाकात उस दावे को परखने का सबसे बड़ा मौका है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर हम और गहराई में जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो नए लिसनर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दीजिए। जरूर। ये इंडिया रशिया एनुअल समिट का जो सिलसिला है, ये शुरू कैसे हुआ था? इसकी नींव कहाँ रखी गई थी? इसकी जड़ें हैं साल 2000 में, अक्टूबर 2000 में। ओके, 2000। हाँ, जब राष्ट्रपति पुतिन भारत आए थे, तब डिक्लेरेशन ऑन द इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर हुए थे। ये एक तरह से हमारे रिश्तों का फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट था। और उसी वक्त ये तय हुआ कि दोनों देशों के नेता हर साल मिलेंगे, चाहे भारत में या रूस में, ताकि रिश्तों में कंटिन्यूटी बनी रहे, एक लय बनी रहे। और फिर इसे अपग्रेड भी किया गया था शायद? हाँ, एक जबरदस्त अपग्रेड मिला दिसंबर 2010 में। दिसंबर 2010। वो क्या था? तब इस रिश्ते को स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया। स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड। हाँ, और ये दो शब्द स्पेशल और प्रिविलेज्ड बहुत मायने रखते हैं। भारत अपनी कूटनीति में ये शब्द हर किसी के लिए इस्तेमाल नहीं करता। सही बात है। ये दिखाता है कि रूस के साथ हमारे रिश्ते सिर्फ लेन देन के नहीं, बल्कि भरोसे और एक ऐतिहासिक जुड़ाव पर टिके हैं। बिल्कुल। तो इस स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड रिश्ते में इस बार की मुलाकात के मुख्य एजेंडा क्या हैं? मैंने सुना है रक्षा, ऊर्जा और व्यापार पर फोकस है। हाँ, एजेंडा में यही 3 स्तंभ है। और एक शब्द जो बार बार आ रहा है वो है RELOS एग्रीमेंट। जरा इसे आसान भाषा में समझाइए। जरूर। तो देखिए, पहला है रक्षा आपूर्ति, मतलब डिफेंस सप्लाईज। हमारी सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी रूसी हथियारों पर निर्भर है। उनके स्पेयर्स, उनकी मेंटेनेंस, उनकी डिलीवरी, ये सब हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न है। सही। दूसरा, ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी। पिछले 2 सालों में रूस से मिले सस्ते कच्चे तेल ने भारत की अर्थव्यवस्था को महंगाई के झटकों से बचाया है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात थी। ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बेहद जरूरी हो गया है। और तीसरा, व्यापार असंतुलन यानी ट्रेड इम्बैलेंस। अच्छा, ये क्या है? मतलब हम रूस से खरीद तो बहुत रहे हैं, पर उन्हें बेच बहुत कम पा रहे हैं। तो इस गैप को भरना एक बड़ी चुनौती है। और ये रीलॉस क्या बला है? रीलॉस का फुल फॉर्म है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स। रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स? हाँ, ये एक सैन्य समझौता है। इसके तहत भारत और रूस की सेनाएं एक दूसरे के मिलिट्री बेस का इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छा, मतलब लॉजिस्टिक्स के लिए? बिल्कुल। सोचिए, भारतीय नौसेना का कोई जहाज अगर आर्कटिक ओशन में है, तो वो सप्लाईज और रिफ्यूलिंग के लिए रूस के पोर्ट का इस्तेमाल कर सकता है। वाह। और इसी तरह
रूस का कोई जहाज अगर हिंद महासागर में है तो वो हमारे बेस का इस्तेमाल कर सकता है। ये आपसी सैन्य पहुंच को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो इस पर अभी क्या अपडेट है? अपडेट ये है कि रूस ने हाल ही में इसे अपनी संसद से रैटिफाई किया है, यानी मंजूरी दी है, और ये इस समिट का एक बहुत बड़ा ठोस नतीजा माना जा रहा है। मतलब ये सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि अब जमीन पर उतर चुका है। ये तो डिफेंस कोऑपरेशन में एक मील का पत्थर है। बिल्कुल। अच्छा, पेमेंट को लेकर भी कुछ बात हो रही है, रुपए मीर सिस्टम, क्योंकि रूस पर तो स्विफ्ट सिस्टम के प्रतिबंध लगे हैं। हाँ, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और जरूरी मुद्दा है। जब से रूस पर पश्चिमी देशों ने स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से प्रतिबंध लगाया है, भारत और रूस के बीच व्यापार में पेमेंट करना एक सिरदर्द बन गया है। तो इसका समाधान निकालने के लिए भारत के रुपए पेमेंट नेटवर्क और रूस के मिर पेमेंट नेटवर्क को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव है, ताकि डॉलर को बाईपास किया जा सके। एग्जैक्टली। इसका सीधा मकसद ये है कि व्यापार का निपटारा राष्ट्रीय मुद्राओं यानी रुपए और रूबल में हो सके और हमें डॉलर पर निर्भर न रहना पड़े। इसे डी डॉलराइजेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं मेंस के पर्सपेक्टिव पर। जीएस पेपर 2 में अगर सवाल आता है तो इस दौरे का विश्लेषण किन किन डायमेंशंस में किया जाना चाहिए? बहुत बढ़िया सवाल। इसका विश्लेषण हमें 3 मुख्य पहलुओं में करना चाहिए, तभी एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर बनेगा। बताइए। पहला है जियोपॉलिटिकल डायमेंशन, यानी भू राजनीतिक पहलू। यहाँ भारत एक रस्सी पर चल रहा है। कैसे? एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी हैं, जिनका कैट्सा मतलब काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट का डंडा है। वो कहते हैं कि अगर आपने रूस से बड़े रक्षा सौदे किए तो हम आप पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। और दूसरी तरफ? दूसरी तरफ है चीन का बढ़ता प्रभाव। भारत के लिए ये एक रणनीतिक मजबूरी है कि वो रूस को पूरी तरह से चीन की गोद में जाने से रोके। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग एंगल है। अगर रूस आर्थिक और सैन्य रूप से पूरी तरह चीन का सैटेलाइट स्टेट या कह लीजिए पिछलग्गू बन गया, तो ये भारत की उत्तरी सीमाओं के लिए और पूरे एशिया के शक्ति संतुलन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा। मतलब रूस के साथ संबंध बनाए रखना चीन को संतुलित करने के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल। अब दूसरा पहलू बताइए। दूसरा पहलू है डिफेंस इम्पेरेटिव, यानी हमारी रक्षा की अनिवार्यता। आंकड़ों को देखिए, 2020 से 2024, 2020 से 2024 के बीच भारत के कुल रक्षा आयात का 36% हिस्सा रूस से आया है। 36%? हाँ, ये पहले के 70-80% से कम हुआ है, क्योंकि हमने फ्रांस, इजराइल और अमेरिका से भी खरीद बढ़ाई है, लेकिन आज भी रूस हमारा सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर है। और इसमें S-400 ट्रियम्फ मिसाइल सिस्टम का सौदा सबसे अहम है। सबसे अहम। तो S-400 की डिलीवरी का स्टेटस क्या है? उस पर भी तो कुछ बात होगी ना गए? हाँ, बाकी 2 की डिलीवरी यूक्रेन संघर्ष की वजह से देर हो गई है। इस समिट में उन 2 स्क्वाड्रन की डिलीवरी पर एक पक्की टाइमलाइन हासिल करना भारत के टॉप एजेंडा में से एक है। ये सिस्टम हमारे लिए गेम चेंजर है, क्योंकि ये चाइना पाकिस्तान डुअल फ्रंट यानी दोनों मोर्चों पर एक साथ हवाई खतरे से निपटने की क्षमता देता है। और मेक इन इंडिया का क्या एंगल है इसमें? अब जोर सिर्फ खरीदने पर नहीं, बल्कि मेक इन इंडिया के तहत जॉइंट प्रोडक्शन पर है कि Su-30s, MiG-29 जैसे विमानों के स्पेयर्स और पार्ट्स भारत में ही बने, ताकि हम स्पेयर्स के लिए रूस पर निर्भर ना रहें और आत्मनिर्भर बने। ये बहुत जरूरी है। और तीसरा पहलू जो आपने बताया था, ऊर्जा और अर्थव्यवस्था का। तीसरा है एनर्जी एंड इकोनॉमिक डायमेंशन। ये कहानी का वो हिस्सा है जिसने पिछले 2 साल में सुर्खियां बटोरी हैं। हाँ, सस्ते तेल वाली बात। बिल्कुल। भारत ने रूस से भारी छूट पर कच्चा तेल खरीदकर अपनी महंगाई दर को काबू में रखने में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। जब पूरी दुनिया में तेल के दाम आसमान छू रहे थे, तब हमें सस्ता तेल मिला, जिसका फायदा आम आदमी तक पहुंचा। लेकिन इसमें एक दिक्कत भी है, वो ट्रेड इम्बैलेंस वाली। हाँ, वो सिक्के का दूसरा पहलू है, विशाल व्यापार असंतुलन। 2024-25 में हमारा द्विपक्षीय व्यापार लगभग $68.7 बिलियन तक पहुंच गया है। $68.7 बिलियन। ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। लेकिन इसमें भारत का आयात यानी हमारी खरीद बहुत ज्यादा है और हमारा निर्यात यानी हमारी बिक्री $5 बिलियन से भी कम है। ये खाई बहुत बड़ी है और इसे कैसे पाटा जाए, इस पर गंभीर चर्चा होगी। तो कुल मिलाकर इस दौरे का सार क्या है? आगे की राह क्या दिखती है? आगे की राह का मूल मंत्र है कंपार्टमेंटलाइजेशन। कंपार्टमेंटलाइजेशन मतलब
रिश्तों को अलग अलग खानों में बांटकर साधना। अच्छा, इसका मतलब ये है कि भारत रूस के साथ रक्षा और ऊर्जा के मजबूत संबंध बनाए रखेगा, क्योंकि ये हमारे राष्ट्रीय हित में है। और ठीक उसी समय पश्चिम यानी अमेरिका और यूरोप के साथ टेक्नोलॉजी, निवेश और इनोवेशन में अपनी साझेदारी को और गहरा करेगा। तो ये या वो वाली स्थिति नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये भी और वो भी वाली कूटनीति है। लक्ष्य एक ही है, अपनी रणनीतिक निर्भरता को डाइवर्सिफाई करना यानी फैलाना, ताकि कोई एक देश या गुट भारत पर किसी भी तरह का दबाव न बना सके। तो हम अपनी निर्भरता को ही अपनी ताकत बना रहे हैं। सही पकड़े हैं। भारत सिर्फ शक्तियों को संतुलित नहीं कर रहा, बल्कि अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। वो रूसी तेल और पश्चिमी टेक्नोलॉजी दोनों के लिए एक जरूरी बाजार बन गया है। इससे वो अपनी निर्भरता को ही अपनी ताकत में बदल रहा है। ये एक बहुत ही जरूरी नुक्ता है। चलिए इसी अंतर्राष्ट्रीय माहौल से जुड़ी एक और खबर पर चलते हैं, जो लोकतंत्र में शक्ति के संतुलन का एक बेहतरीन उदाहरण पेश करती है। दक्षिण कोरिया से खबर है, जहां राष्ट्रपति ने अचानक मार्शल लॉ लगाया और फिर कुछ ही घंटों में उसे वापस भी लेना पड़ा। ये हुआ क्या? ये लोकतंत्र की ताकत का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। हुआ ये कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने 3 दिसंबर को रात में अचानक मार्शल लॉ की घोषणा कर दी। अचानक? कारण क्या बताया? उन्होंने कारण बताया कि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्र विरोधी ताकतों की तरह काम कर रही है और उत्तर कोरिया से भी देश को खतरा है। उन्होंने मीडिया पर भी सेंसरशिप लगाने की कोशिश की, लेकिन ये चला नहीं। विरोध किसने और कैसे किया? विरोध तुरंत और हर तरफ से हुआ। सबसे पहले वहां की संसद, जिसे नेशनल असेंबली कहते हैं, के सदस्य, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के, संसद भवन में इकट्ठा हो गए। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने एकजुट होकर मार्शल लॉ के खिलाफ वोट किया। अच्छा, दक्षिण कोरिया के संविधान में ये साफ लिखा है कि अगर संसद बहुमत से मांग करे तो राष्ट्रपति को मार्शल लॉ हटाना ही पड़ेगा। ये एक मजबूत लेजिस्लेटिव चेक है। और जनता का क्या रिएक्शन था? इसके साथ ही आम लोग हजारों की तादाद में सड़कों पर उतर आए। इस दोहरे दबाव, संसद के अंदर और जनता के बाहर, के कारण राष्ट्रपति को कुछ ही घंटों में अपना फैसला पलटना पड़ा। अब उन पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की तलवार लटक रही है। ये घटना भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और हमारे संविधान में मार्शल लॉ को लेकर क्या प्रावधान है? ये तुलना जीएस पेपर 2 के लिए काफी काम की हो सकती है। बिल्कुल, भारत के लिए इसका महत्व दोहरा है। पहला, दक्षिण कोरिया इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक प्रमुख लोकतंत्र और भारत का एक बड़ा आर्थिक भागीदार है। सैमसंग, हंड्राई, एलजी, किया, हाँ, ये सब दक्षिण कोरियाई कंपनियां हैं जिनका भारत में भारी निवेश है और जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। तो वहां की राजनीतिक अस्थिरता का सीधा असर इस क्षेत्र की सुरक्षा और भारतीय निवेश दोनों पर पड़ सकता है। और संवैधानिक तुलना। अब आते हैं संवैधानिक तुलना पर, जो बहुत जरूरी है। भारत में मार्शल लॉ का जिक्र संविधान के आर्टिकल 34 में है। आर्टिकल 34। लेकिन ये आर्टिकल मार्शल लॉ को परिभाषित नहीं करता। ये बस इतना कहता है कि जब किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा हो तो संसद कानून बनाकर सरकारी अधिकारियों द्वारा किए गए कामों को संरक्षण दे सकती है, मतलब उन्हें कानूनी कार्रवाई से बचा सकती है। तो फिर भारत में इमरजेंसी से ये कैसे अलग है? क्योंकि हमारे यहाँ तो इमरजेंसी का प्रावधान बहुत साफ है। यही सबसे बड़ा फर्क है और यही भारतीय लोकतंत्र की मजबूती है। हमारे यहाँ नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल के लिए आर्टिकल 352 में बहुत स्पष्ट और सख्त प्रक्रिया दी गई है। आर्टिकल 352 क्या प्रक्रिया है? राष्ट्रपति इसे अपनी मर्जी से घोषित नहीं कर सकते। उन्हें कैबिनेट से लिखित सलाह मिलनी जरूरी है। लिखित सलाह? हाँ, और घोषणा के 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से इसकी मंजूरी जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, 1978 के 44th अमेंडमेंट और मिनर्वा मिल्स केस के बाद से इसे जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा के दायरे में भी लाया गया है। मतलब कोर्ट भी दखल दे सकता है। बिल्कुल, कोर्ट ये देख सकता है कि इमरजेंसी लगाने का कारण जायज था या नहीं। तो दक्षिण कोरिया में हमने देखा कि राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी और संसद ने उसे रद्द कर दिया। भारत में तो राष्ट्रपति के लिए ऐसी घोषणा करना ही लगभग नामुमकिन बना दिया गया है। तो हमारे यहाँ प्रक्रिया ज्यादा सख्त और ज्यादा चेक्स एंड बैलेंसेस वाली है। एग्जैक्टली। ये तुलना बहुत अच्छी तरह से हमारे संविधान की बारीकियों को समझाती है। अब हम अपनी चर्चा का रुख भारत की ओर करते हैं।
जहां सरकार की ताकत और नागरिक के अधिकार की थीम एक बार फिर सामने आई। पॉलिटी एंड गवर्नेंस में संचार साथी ऐप को लेकर एक बड़ा विवाद हुआ और सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। पूरा मामला क्या था? सरकार ने 28 नवंबर को एक आदेश जारी किया। इस आदेश में कहा गया कि भारत में बिकने वाले सभी नए स्मार्टफोन में संचार साथी नाम का एक सरकारी ऐप पहले से इंस्टॉल होकर आएगा। प्री इंस्टॉल? हाँ, और सिर्फ इंस्टॉल ही नहीं, उसे यूजर अनइंस्टॉल भी नहीं कर पाएगा। नॉन अनइंस्टॉलेबल? हाँ। अच्छा। तो उसे हटा भी नहीं सकते। नहीं। सरकार ने इसका उद्देश्य बहुत नेक बताया, डिजिटल फ्रॉड और ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकना। मकसद तो अच्छा लगता है। तो फिर इतना जबरदस्त विरोध क्यों हुआ कि सरकार को पीछे हटना पड़ा? विरोध की वजह मकसद नहीं बल्कि तरीका था। इस आदेश का चौतरफा विरोध हुआ। विपक्षी दलों और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने इसे स्टेट सर्विलियंस यानी सरकारी निगरानी का एक हथियार बताया। सरकारी निगरानी? उनका तर्क था कि ये निजता के अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी का सीधा सीधा हनन है। अगर सरकार का एक ऐप आपके फोन में हमेशा रहेगा जिसे आप हटा नहीं सकते, तो ये डर बना रहेगा कि सरकार आपकी गतिविधियों पर नजर रख सकती है। और टेक कंपनियों का क्या कहना था? एप्पल और सैमसंग जैसी बड़ी टेक कंपनियों ने भी इस पर तकनीकी आपत्तियां जताईं। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्री इंस्टॉल्ड सरकारी सॉफ्टवेयर, जिसे ब्लोटवेयर भी कहते हैं, फोन की सिक्योरिटी को कमजोर कर सकता है और हैकर्स के लिए एक रास्ता खोल सकता है। तो इस भारी दबाव के बाद सरकार ने आदेश वापस ले लिया? हाँ, और कहा कि अब ये ऐप इंस्टॉल करना पूरी तरह से वैकल्पिक यानी ऑप्शनल होगा। तो ये संचार साथी ऐप असल में है क्या, और इस पूरे विवाद का संवैधानिक पहलू क्या है जो मेंस के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? संचार साथी असल में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस यानी DOT का एक पोर्टल है जिसे मई 2023 में लॉन्च किया गया था। इसके काम क्या है? इसके 3 मुख्य मॉड्यूल हैं जो हर किसी को पता होने चाहिए। पहला CEIR, जिससे आप अपना खोया या चोरी हुआ फोन उसके IMEI नंबर के जरिए ब्लॉक कर सकते हैं। ये तो बहुत काम का है। दूसरा टैफकॉप, इससे आप ये जान सकते हैं कि आपके आधार कार्ड पर या आपके नाम पर कितने सिम कार्ड चल रहे हैं। ये भी बहुत जरूरी है। और तीसरा है चाक्सू, जिस पर आप कोई भी संदिग्ध फ्रॉड कॉल या मैसेज की रिपोर्ट कर सकते हैं। और इसका संवैधानिक पहलू राइट टू प्राइवेसी से कैसे जुड़ता है? ये मामला सीधे तौर पर राइट टू प्राइवेसी से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के ऐतिहासिक KS पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में निजता को आर्टिकल 21 के तहत एक मौलिक अधिकार, अ फंडामेंटल राइट, घोषित किया था। आर्टिकल 21? हाँ, लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा था कि ये अधिकार असीमित नहीं है। सरकार इस पर वाजिब रोक लगा सकती है, लेकिन उसके लिए एक टेस्ट पास करना होगा जिसे प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट कहते हैं। एक मिनट, ये प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट क्या है? जरा इसे आसान भाषा में समझाइए। जरूर। प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट के मतलब 4 हिस्से होते हैं। पहला, सरकार का कदम एक कानून के तहत होना चाहिए, लीगैलिटी। दूसरा, उसका एक जायज मकसद होना चाहिए, लेजिटिमेट एम, जैसे फ्रॉड रोकना। बिल्कुल। तीसरा, उस मकसद को पूरा करने के लिए ये सबसे कम दखल अंदाजी वाला तरीका होना चाहिए, नेसेसिटी। और चौथा, नागरिक को होने वाला नुकसान सरकार के मकसद से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, बैलेंसिंग। तो संचार साथी का अनिवार्य इंस्टॉलेशन किस पॉइंट पर फेल हो गया? ये तीसरे बिंदु, नेसेसिटी यानी आवश्यकता पर फेल हो गया। कोर्ट पूछ सकता था कि क्या फ्रॉड रोकने का कोई और कम दखलंदाजी वाला तरीका मौजूद नहीं था? और जवाब है हाँ। हाँ था। स्वैच्छिक डाउनलोड, वॉलंटरी डाउनलोड एक बेहतर विकल्प है जो वही काम करता है बिना किसी की निजता में जबरदस्ती घुसे, और सरकार ने अब उसी रास्ते को अपना लिया है। तो इस पूरी घटना से गवर्नेंस के स्तर पर क्या सबक मिलते हैं? 2 बड़े सबक हैं। पहला, ये सरकार और नागरिकों के बीच ट्रस्ट डेफिसिट यानी विश्वास की कमी को दिखाता है। नागरिकों को डर है कि डेटा सुरक्षा के नाम पर उनके डेटा का गलत इस्तेमाल हो सकता है। दूसरा, बिना सभी स्टेक होल्डर्स से सलाह मशवरा किए नीति बनाना और फिर उसे जल्दबाजी में वापस लेना पॉलिसी इंस्टेबिलिटी का संकेत देता है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल। आगे की राह यही है कि सरकार डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी DPDP एक्ट के नियमों को जल्द से जल्द लागू करे और विश्वास बहाली के लिए संचार साथी ऐप के कोड को ओपन सोर्स कर दे, ताकि कोई भी उसकी जांच कर सके। हाँ, ताकि कोई भी इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट उसकी जांच कर सके कि वो सुरक्षित है या नहीं। अभी हम राजव्यवस्था में सरकार और नागरिकों के बीच विश्वास की बात कर रहे थे। अब अर्थव्यवस्था में चलते हैं, जहां केंद्र और राज्यों के बीच विश्वास का एक और इम्तिहान हो रहा है।
द हेल्थ सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025, ये बिल क्या है और इसे लेकर इतना विवाद क्यों है? इसे समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड जरूरी है। जब जीएसटी लागू हुआ था तो राज्यों को डर था कि उन्हें राजस्व का नुकसान होगा। हाँ, इसकी भरपाई के लिए कुछ चीजों, खासकर सिन गुड्स जैसे पान मसाला, तंबाकू और लग्जरी गाड़ियों पर एक जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाया गया था। और इसका पैसा राज्यों को जाता था। हाँ, इस सेस से जो भी पैसा आता था वो राज्यों को उनके नुकसान की भरपाई के लिए दिया जाता था। ये सेस मार्च 2026 में खत्म होने वाला है। मार्च 2026। जी। अब सरकार इस सेस को हटाकर उसकी जगह एक नया सेस लगा रही है जिसका नाम है हेल्थ सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस। और इसका पैसा कहाँ जाएगा? जैसा कि नाम से जाहिर है, इस पैसे का इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं पर किया जाएगा। सुनने में तो ये भी अच्छा लग रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वास्थ्य दोनों जरूरी है। तो फिर राज्यों को इसमें क्या आपत्ति है? ये फिस्कल फेडरलिज्म यानी राजकोषीय संघवाद को कैसे प्रभावित करता है? सारा मुद्दा, सारा खेल सेस और टैक्स के फर्क में छिपा है। अच्छा। देखिए, संविधान के अनुसार केंद्र सरकार जो भी टैक्स इकट्ठा करती है, जैसे इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स, वो एक डिविजिबल पूल का हिस्सा बनता है। फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों के अनुसार इस पूल का एक हिस्सा राज्यों के साथ बांटा जाता है। अभी 15th फाइनेंस कमीशन के हिसाब से इस पूल का 41% हिस्सा राज्यों को मिलता है। लेकिन सेस का क्या होता है? लेकिन सेस यानी उपकर, जो संविधान के आर्टिकल 270 के तहत लगाया जाता है, वो इस डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं होता। आर्टिकल 270? हाँ, सेस का सारा पैसा 100% केंद्र सरकार की तिजोरी में जाता है। ओहो, तो ये है असली मुद्दा। मतलब जो पैसा पहले राज्यों को मिल सकता था या मिलता था, अब वो सिर्फ केंद्र के पास रहेगा। बिल्कुल, राज्यों का तर्क यही है। जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस से उन्हें सीधा फायदा होता था। अब उसकी जगह एक ऐसा सेस लाया जा रहा है जिसका पैसा राज्यों को नहीं मिलेगा। इससे राज्यों के लिए उपलब्ध राजस्व का पूल, डिविजिबल पूल ऑफ रिसोर्सेज, सिकुड़ रहा है। ये तो सहकारी संघवाद की भावना के खिलाफ है। यही राज्यों का कहना है। पिछले कुछ सालों में ये ट्रेंड देखा गया है कि केंद्र की कुल टैक्स कमाई में सेस और सरचार्जेस का हिस्सा बढ़ता जा रहा है। लेकिन सरकार का भी तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो क्या कह रहे हैं? सरकार का तर्क भी अपनी जगह मजबूत है। उनका कहना है कि इन हानिकारक उत्पादों पर टैक्स का ऊंचा स्तर बनाए रखना जरूरी है ताकि लोग इनका इस्तेमाल कम करें। ये बात तो सही है। अगर ये सेस खत्म हो जाता तो ये चीजें सस्ती हो जाती, जो जन स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। दूसरा, राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए एक डेडिकेटेड और प्रिडिक्टेबल फंड बनाना भी जरूरी है। इसमें एक और प्रावधान है, कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन का। हाँ, वो एक बहुत ही स्मार्ट प्रावधान है। इसका मतलब है कि टैक्स कितना माल बिका इस पर नहीं, बल्कि फैक्ट्री में कितनी मशीनें लगी है इस आधार पर लगेगा। इससे क्या फायदा होगा? इससे टैक्स चोरी को रोकने में बहुत मदद मिलेगी, खासकर पान मसाला उद्योग में जो टैक्स चोरी के लिए कुख्यात है। मतलब ये केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय अधिकारों की खींचतान का एक और अध्याय है। चलिए, इकोनॉमी में ही एक और महत्वपूर्ण बिल पर बात करते हैं जो लोकसभा से पास हो गया है और जिसका सीधा असर हम सब पर पड़ेगा। जी, द बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024। जी, इसमें आम लोगों के लिए क्या खास है? इस बिल में कई छोटे-छोटे लेकिन बहुत ही काम के बदलाव किए गए हैं। सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा चर्चा में जो बदलाव है वो ये है कि अब एक बैंक खाते में एक नॉमिनी की जगह 4 नॉमिनी बनाए जा सकेंगे। 4 नॉमिनी? इसका प्रैक्टिकल फायदा क्या होगा? इसका सबसे बड़ा फायदा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स यानी लवारिस जमा की समस्या को हल करने में मिलेगा। आपको अंदाजा है कि 2023 में हमारे बैंकों में कितनी रकम लावारिस पड़ी थी? कितनी? 42,000 करोड़ से ज्यादा। 42,000 करोड़? हाँ, ये वो पैसा है जिसका कोई दावेदार नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि खाता धारक की मृत्यु हो जाती है और उनके इकलौते नॉमिनी की भी मृत्यु हो जाती है या कोई पारिवारिक विवाद हो जाता है। तो 4 नॉमिनी होने से ये दिक्कत कम हो जाएगी? बिल्कुल, 4 नॉमिनी होने से ये संभावना बहुत बढ़ जाएगी कि परिवार के किसी न किसी सदस्य को वो पैसा आसानी से मिल जाए। ये लाखों परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। ये तो वाकई एक बहुत ही थॉटफुल बदलाव है। और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की परिभाषा में भी कुछ बदलाव हुआ है, वो क्या है? हाँ, ये थोड़ा टेक्निकल है पर बैंकिंग गवर्नेंस के लिए बहुत जरूरी है। पहले सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की सीमा सिर्फ 5 लाख रुपए थी। सिर्फ 5 लाख? हाँ, और ये सीमा 1968 में तय की गई थी।
1968 में। सोचिए, तब से आज तक महंगाई कितनी बढ़ गई। तो अब इसके कितना कर दिया गया है? अब इस सीमा को बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 2 करोड़। इस सीमा को बढ़ाने से होगा क्या? इससे ज्यादा पेशेवर और काबिल लोग बैंकों के बोर्ड में डायरेक्टर के तौर पर शामिल हो पाएंगे। कैसे? पहले होता ये था कि अगर किसी एक्सपर्ट का किसी कंपनी में 5 लाख से ज्यादा का भी हिस्सा होता था तो उसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मानकर बैंक के बोर्ड में शामिल होने से रोक दिया जाता था। अच्छा, ये तो बहुत कम लिमिट थी। बहुत कम। लगभग हर काबिल व्यक्ति इसके दायरे में आ जाता था। अब 2 करोड़ की सीमा होने से ये दिक्कत दूर होगी और बैंकों को बेहतर गवर्नेंस मिलेगी। और भी कुछ छोटे-मोटे बदलाव हैं इसमें? हाँ, सहकारी बैंकों के निदेशकों का कार्यकाल 8 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है और आरबीआई को बैंकों की रिपोर्टिंग का तरीका भी बदला गया है। पहले ऑल्टरनेट फ्राइडेज को रिपोर्टिंग होती थी, जो एक पुराना ब्रिटिश कालीन सिस्टम था। अब महीने की 15वीं और आखिरी तारीख को होगी, जो ज्यादा आधुनिक और सरल व्यवस्था है। चलिए अब चलते हैं हमारे अगले सेक्शन पर, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। आज 4 दिसंबर है, यानी भारतीय नौसेना दिवस, इंडियन नेवी डे। जी, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है और इस बार के सेलिब्रेशन में क्या खास था? भारतीय नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद में मनाया जाता है। ऑपरेशन ट्राइडेंट। हाँ, ये 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की एक ऐसी गौरव गाथा है जिसे हर भारतीय को जानना चाहिए। क्या हुआ था इस ऑपरेशन में? आज ही के दिन 1971 में भारतीय नौसेना ने एक बहुत ही साहसी और चौंका देने वाले ऑपरेशन में रात के अंधेरे में कराची बंदरगाह पर हमला किया था। उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान के कई बड़े जहाजों को डुबो दिया, बल्कि उनके तेल के विशाल भंडारों में भी आग लगा दी थी। वाह! ये हमला इतना सफल था कि कराची का बंदरगाह कई दिनों तक जलता रहा और पाकिस्तानी नौसेना की कमर टूट गई। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के सबसे सफल नौसैनिक ऑपरेशनों में से एक माना जाता है। और 2025 का सेलिब्रेशन कहाँ और कैसे हुआ? कुछ सालों से एक बहुत अच्छी परंपरा शुरू हुई है कि नेवी डे का मुख्य कार्यक्रम दिल्ली में न होकर देश के अलग-अलग तटीय राज्यों में होता है, ताकि आम जनता नौसेना से जुड़ सके। बिल्कुल। इस बार का मुख्य कार्यक्रम तिरुवनंतपुरम के खूबसूरत शांगुमुगम बीच पर हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस की सुप्रीम कमांडर है। और इस कार्यक्रम का आकर्षण क्या था? इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण था हमारे स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का प्रदर्शन। जब INS विक्रांत समुद्र में अपनी पूरी ताकत के साथ उतरता है तो वो आत्मनिर्भर भारत का एक चलता फिरता प्रतीक लगता है। एक शब्द हम अक्सर सुनते हैं, ब्लू वाटर नेवी। इसका क्या मतलब है और क्या भारत अब इस श्रेणी में आता है? ब्लू वाटर नेवी का मतलब है एक ऐसी नौसेना जो सिर्फ अपने तटों की रक्षा तक सीमित ना हो, जिसे ग्रीन वाटर नेवी कहते हैं। अच्छा। बल्कि अपने बेस से बहुत दूर खुले महासागरों में, यानी ब्लू वाटर में, वैश्विक स्तर पर ऑपरेट करने की क्षमता रखती हो। मतलब हजारों किलोमीटर दूर जाकर ऑपरेशन कर सकती हैं। एक्जेक्टली। और INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य जैसे 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर, अरिहंत क्लास की परमाणु पनडुब्बियों और दुनिया भर में फैले हमारे लॉजिस्टिक समझौतों जैसे RELOs के साथ। तो भारत अब एक ब्लू वाटर नेवी है? बिना किसी शक के भारत अब एक मजबूत ब्लू वाटर नेवी बन चुका है। इसका रणनीतिक महत्व क्या है? इसका रणनीतिक महत्व बहुत गहरा है। यह हिंद महासागर क्षेत्र यानी इंडियन ओशन रीजन में भारत को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में स्थापित करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हम न केवल अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, बल्कि इस क्षेत्र के छोटे देशों को समुद्री डाकुओं से बचाने, आपदा के समय मानवीय सहायता पहुंचाने और व्यापार के समुद्री मार्गों को सुरक्षित रखने में भी मदद कर सकते हैं। और चीन के लिए भी एक संदेश है इसमें। हाँ, ये चीन जैसी शक्तियों के लिए जो हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी तेजी से बढ़ा रही हैं, एक निवारक यानी डिटरेंट का भी काम करता है। सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में ही एक और जरूरी विषय है जो एक संपादकीय विश्लेषण से निकला है। ये हमारे शहरों के लाइवेबिलिटी इंडिसेस यानी रहने योग्य सूचकांकों पर एक बहुत ही गंभीर सवाल उठाता है। इसका मूल तर्क क्या है? इसका मूल तर्क ये है कि हमारे शहरों का संकट सिर्फ खराब प्लानिंग का नहीं है, बल्कि खराब मैट्रिक्स यानी गलत पैमानों का संकट है। अच्छा। लचीलापन को नहीं। मतलब? वो देखते हैं कि शहर में मेट्रो है या नहीं, कितने मॉल हैं, एयरपोर्ट कितना बड़ा है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि अगर 2 घंटे जोरदार बारिश हो जाए तो शहर की ड्रेनेज क्षमता क्या है या बाढ़ आने पर शहर कितनी देर टिक पाएगा। ये तो बहुत ही जरूरी बात है।
इसकी असल समस्या क्या है? हम गलत चीजों को मापकर खुश हो रहे हैं। बिल्कुल। समस्या ये है कि ये सूचकांक शहरों को गलत दिशा में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। एक शहर की रैंकिंग तब बढ़ती है जब वो बाढ़ संभावित क्षेत्रों जैसे किसी नदी के किनारे या झील की जमीन पर बड़ी बड़ी इमारतें और सड़कें बनाता है। क्योंकि इससे विकास दिखता है। हाँ, लेकिन जब जलवायु परिवर्तन के कारण भीषण बारिश या बाढ़ जैसी आपदा आती है तो इसका सबसे ज्यादा खामियाजा गरीबों को भुगतना पड़ता है, जो अक्सर अनौपचारिक बस्तियों में रहते हैं। और विडंबना ये है कि ये सूचकांक इन बस्तियों को तो अपनी गिनती में शामिल भी नहीं करते। एग्जैक्टली। निष्कर्ष ये है कि हमें एक नए अर्बन रेजिलियंस इंडेक्स यानी शहरी लचीलापन सूचकांक की जरूरत है, जो ड्रेनेज क्षमता, ढलानों की स्थिरता और सुरक्षित आवास जैसी चीजों को प्राथमिकता दे, न कि सिर्फ शीशे की चमचमाती इमारतों को। ये तो शहरी योजना पर एक बहुत ही जरूरी टिप्पणी है। अब आते हैं सोशल जस्टिस पर। सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक सर्वाइवर्स के पुनर्वास में हो रही कमियों को लेकर गहरी चिंता जताई है। कानून तो है, फिर भी दिक्कतें कहाँ आ रही हैं? दिक्कतें कानून के इम्प्लीमेंटेशन यानी जमीनी हकीकत में है। 2014 के ऐतिहासिक लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट आदेश दिए थे कि सभी एसिड अटैक सर्वाइवर्स को मुफ्त इलाज मिलेगा और उन्हें न्यूनतम मुआवजा भी दिया जाएगा। लेकिन इसका पालन ठीक से नहीं हो रहा। सबसे बड़ी और दिल दुखाने वाली समस्या है द डिसेबिलिटी गैप। ये क्या है? एसिड अटैक से जब किसी का चेहरा विकृत हो जाता है, फेशियल डिसफिगरमेंट, तो उसे अक्सर मेडिकल बोर्ड 40% से अधिक फंक्शनल डिसेबिलिटी नहीं मानते। क्यों? वो कहते हैं कि हाथ पैर तो ठीक काम कर रहे हैं। इस वजह से सर्वाइवर्स को विकलांगता से जुड़े आरक्षण या अन्य लाभ नहीं मिल पाते। लेकिन ये तो उनकी सामाजिक विकलांगता को नजरअंदाज करना हुआ। बिल्कुल। ये कानून उनकी सामाजिक विकलांगता को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है कि कैसे वो समाज से कट जाते हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिलती और उन्हें हर दिन मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कोई नया निर्देश दिया है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यावहारिक निर्देश दिया है। अब अगर किसी सर्वाइवर को मुआवजा मिलने में देरी होती है या कोई और दिक्कत आती है तो उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। तो वो क्या कर सकते हैं? वो सीधे स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज यानी SLSA से संपर्क कर सकते हैं, जो उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता देगा और उनका हक दिलवाएगा। तो आगे की राह क्या है? आगे की राह यही है कि विकलांगता की परिभाषा में डिसफिगरमेंट को स्पष्ट रूप से शामिल किया जाए और सर्वाइवर्स के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जाए, जहां उन्हें मेडिकल, कानूनी, वित्तीय और मनोवैज्ञानिक सहायता सब कुछ एक ही जगह पर मिल सके। बिल्कुल, एक संवेदनशील और एकीकृत दृष्टिकोण की सख्त जरूरत है। चलिए अब कुछ विविध विषयों पर एक नजर डालते हैं जो आज के अखबारों में थे पर प्रीलिम्स के लिहाज से बहुत जरूरी हैं। हाँ, इसमें कुछ बहुत जरूरी प्रीलिम्स लिंक्ड टॉपिक्स हैं। बताइए। पहला है पॉलिटी से जुड़ा मणिपुर वाटर एक्ट। राज्यसभा ने आर्टिकल 252 का इस्तेमाल करते हुए मणिपुर राज्य के लिए वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2024 को लागू करने का प्रस्ताव पारित किया है। आर्टिकल 252 ये क्या कहता है? आर्टिकल 252 संसद को यह असाधारण शक्ति देता है कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्य अनुरोध करें तो संसद राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट के किसी विषय पर उनके लिए कानून बना सकती है। अच्छा, तो यहाँ मणिपुर के लिए इसका इस्तेमाल हुआ है? जी। दूसरा कल्चर से जुड़ा है, कुछ GI टैग मिला है। जी, दार्जिलिंग के मशहूर संतरे, जिसे स्थानीय भाषा में संतूला कहते हैं, को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी GI टैग मिल गया है। दार्जिलिंग चाय के बाद ये दूसरा उत्पाद है? हाँ, इसकी 2 खासियतें हैं। एक, इसका लूज जैकेट यानी इसका छिलका बहुत आसानी से उतर जाता है, और दूसरा, इसका अनोखा मीठा खट्टा स्वाद जो सिर्फ वहीं की मिट्टी और जलवायु की देन है। और साइंस एंड टेक में भी एक अपडेट है। हाँ, ताइपे में वर्ल्ड स्किल्स एशिया कंपटीशन 2025 हुई। इसे स्किल्स का ओलंपिक्स भी कह सकते हैं। इसमें भारत ने 8वां स्थान हासिल किया है। तो ये अच्छी बात है। हमें अभी चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों से सीखने और मेहनत करने की जरूरत है। चलिए अब समय आज की चर्चा से निकले कुछ महत्वपूर्ण प्रीलिम्स फैक्ट्स को जल्दी से रिवाइज करने का। ये एक रैपिड फायर की तरह होगा। जरूर। ऑपरेशन ट्राइडेंट 1971 में कराची बंदरगाह पर भारतीय नौसेना का हमला
इसी वजह से 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। आर्टिकल 252, ये संसद को राज्यों की सहमति से राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति देता है। आर्टिकल 270, ये स्पष्ट करता है कि सेस यानी उपकर राज्यों के साथ साझा किए जाने वाले डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं है, सारा पैसा केंद्र को मिलता है। संचार साथी, डीओटी का पोर्टल 2 मॉड्यूल याद रखें, CEIR चोरी हुए फोन को ब्लॉक करने के लिए और TFCOP अपने नाम पर कितने सिम है ये जांचने के लिए। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन बैंक, 5 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दी गई है। रीलोस, भारत और रूस के बीच सैन्य लॉजिस्टिक्स समझौता रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स, S-400 ट्रियम्फ, रूस की लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, ब्लू वाटर नेवी ऐसी नौसेना जो खुले महासागरों में विश्व स्तर पर काम करने में सक्षम हो। और क्रिटिकल मिनरल्स। लिथियम, कोबाल्ट, निकल, भारत इनका लगभग 100% आयात करता है। बेहतरीन रिवीजन। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आज की चर्चा के आधार पर GS पेपर 2 से पहला प्रश्न क्या बनता है? GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस से प्रश्न है। प्रश्न 1, रणनीतिक स्वायत्तता का अर्थ समान दूरी नहीं बल्कि प्रबुद्ध राष्ट्रीय हित के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता है। 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन और पश्चिम और रूस के बीच भारत के संतुलनकारी कार्य के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण करें। 250 शब्द। इसका उत्तर कैसे लिखा जाना चाहिए? एक ढांचा बताइए। देखिए, इंट्रोडक्शन में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को परिभाषित करें। बताएं कि इसका मतलब किसी से अलग थलग रहना या सबसे बराबर दूरी बनाना नहीं है, बल्कि अपने हितों के अनुसार अपनी शर्तों पर सबसे जुड़ने की आज़ादी है। और बॉडी में बताएं कि भारत कैसे अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दे रहा है। उदाहरण दें, रक्षा में रूस से S-400 लेना और ऊर्जा में रूस से सस्ता तेल खरीदना, ये दोनों हमारे प्रबुद्ध राष्ट्रीय हित में है। फिर ये साबित करें कि ये इक्विडिस्टेंस या समान दूरी नहीं है। भारत एक तरफ US के साथ ICET और क्वाड में जुड़ा है, तो दूसरी तरफ रूस के साथ ब्रिक्स और SCO में भागीदार है। और कंक्लूजन में लिखें कि ये समिट दिखाता है कि भारत अपनी ज़रूरतों को किसी भी वैश्विक गठबंधन के दबाव से ऊपर रखता है, और यही सच्ची रणनीतिक स्वायत्तता का प्रमाण है। बहुत स्पष्ट। और दूसरा प्रश्न GS पेपर 3 इकोनॉमी से। प्रश्न 2, GST मुआवजा उपकर से विशिष्ट केंद्रीय उपकरों में बदलाव सहकारी संघवाद, कॉपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को खतरे में डालता है। स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 के आलोक में समालोचनात्मक चर्चा करें। 250 शब्द। इसका उत्तर कैसे लिखें? इंट्रोडक्शन में इस नए सेस बिल का संदर्भ दें और बताएं कि ये GST कॉम्पेंसेशन सेस की जगह ले रहा है, जिससे राजकोषीय संघवाद पर एक नई बहस शुरू हो गई है। बॉडी में क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए? बॉडी में पहले बताएं कि ये कॉपरेटिव फेडरलिज्म के लिए खतरा क्यों है। समझाएं कि कैसे सेस अंडर आर्टिकल 270 राज्यों के साथ साझा नहीं किए जाते, जिससे राज्यों का राजस्व आधार सिकुड़ता है। और क्योंकि ये समालोचनात्मक चर्चा है, तो केंद्र का पक्ष भी रखना होगा। बिल्कुल, केंद्र का तर्क भी बताएं कि सरकार का पक्ष है कि रक्षा और स्वास्थ्य जैसे राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों की फंडिंग के लिए ये आवश्यक है और ये टैक्स चोरी को भी रोकेगा। और कंक्लूजन में क्या सुझाव दे सकते हैं? कंक्लूजन में एक संतुलित सुझाव दें, जैसे सेसेस पर एक ऊपरी सीमा लगाई जा सकती है या संविधान में संशोधन करके कुछ सेसेस को डिविजिबल पूल में शामिल करने पर विचार किया जा सकता है, ताकि केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संतुलन बना रहे। शानदार। अब समय है एक छोटे से क्विज का, ये देखने के लिए कि आज की चर्चा से कितना याद रहा। चलिए देखते हैं। पहला सवाल, संचार साथी पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, यह नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया एक पोर्टल है। 2, यह उपयोगकर्ताओं को खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक करने की अनुमति देता है। 3, भारत में सभी स्मार्टफोन निर्माताओं के लिए इसका मोबाइल ऐप पहले से इंस्टॉल करना अनिवार्य है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? A, केवल 1 और 2, B, केवल 2, C, केवल 2 और 3, D, 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है B, केवल 2। एक्सप्लेनेशन दीजिए। चलिए बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। पहला कथन गलत है, क्योंकि इसे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस यानी DOT ने लॉन्च किया है, नीति आयोग ने नहीं। और तीसरा?
तीसरा कथन भी अब गलत हो चुका है क्योंकि अनिवार्य इंस्टॉलेशन का आदेश वापस ले लिया गया था, तो सिर्फ दूसरा कथन सही है। दूसरा सवाल, स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, पान मसाला जैसे निर्दिष्ट सामानों पर जीएसटी मुआवजा उपकर को प्रतिस्थापित करना। बी, साइबर सुरक्षा के लिए डिजिटल लेन देन पर कर लगाना। सी, विशेष रूप से आयुष्मान भारत योजना को निधि देना। डी, आयातित रक्षा उपकरणों पर टैरिफ लगाना। सही जवाब है ए, ये बिल साइन गुड्स पर समाप्त हो रहे जीएसटी मुआवजा उपकर की जगह ले रहा है ताकि स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए धन जुटाया जा सके। तीसरा सवाल, पॉलिटी से संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति से उनके लिए कानून बनाने का अधिकार देता है? ए, आर्टिकल 249, बी, आर्टिकल 250, सी, आर्टिकल 252, डी, आर्टिकल 253। इसका जवाब है सी, आर्टिकल 252। आर्टिकल 252 इसी अनुच्छेद का उपयोग मणिपुर के लिए जल अधिनियम संशोधन का विस्तार करने के लिए किया गया था। चौथा सवाल, ऑपरेशन ट्राइडेंट जो 4 दिसंबर को मनाया जाता है किससे संबंधित है? ए, मालदीव में भारतीय सेना का ऑपरेशन। बी, 1971 में कराची बंदरगाह पर भारतीय नौसेना का हमला। सी, यमन में भारतीय वायुसेना का राहत मिशन। डी, इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण यान परीक्षण। ये तो आसान है। सही जवाब है बी, नौसेना दिवस 1971 में कराची पर हुए साहसी हमले यानी ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद में मनाया जाता है। और आखिरी सवाल, दार्जिलिंग मैंडरिन जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है किसकी एक किस्म है? ए, चाय। बी, मिर्च। सी, संतरा। डी, इलायची। सही जवाब है सी, संतरा। यह मैंडरिन ऑरेंज यानी संतरा की एक किस्म है जिसे स्थानीय रूप से संतुला कहा जाता है। तो ये थी आज की हमारी विस्तृत चर्चा। आज के मुख्य बिंदु क्या रहे? आज के की टेकअवेज को संक्षेप में देखें तो भारत रूस संबंध, हमने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के सिद्धांत को समझा, रेलॉस समझौते के महत्व को जाना और S-400 मिसाइल प्रणाली की अहमियत पर बात की। सही। पॉलिटी, संचार साखी ऐप विवाद और राइट टू प्राइवेसी का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण था। साथ ही आर्टिकल 252 और आर्टिकल 270 के व्यवहारिक उपयोग को देखा। ठीक है। इकोनॉमी, नया हेल्थ एंड सिक्योरिटी सेस और फिस्कल फेडरलिज्म पर इसकी बहस को समझा और बैंकिंग बिल में 4 नॉमिनी का नया नियम आम लोगों के लिए एक बड़ी राहत है। और सिक्योरिटी, हमने ऑपरेशन ट्राइडेंट के गौरवशाली इतिहास को याद किया और भारतीय नौसेना के ब्लू वाटर नेवी दर्जे को समझा। आज की मेहनत कल की कहानी बदल देगी। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो और सब्सक्राइब करो सुन लो यूपीएससी को। 299 रुपीस मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस लो।